नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। रूस और यूक्रेन के बीच बीते देखा जाए तो 1 डेढ़ महीने से ऐसे हालात हैं जैसे युद्ध के आसार बन रहे हों। अब युद्ध हो जाए तब युद्ध हो जाए जैसी स्थिति बनी हुई है। और दोनों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रोजाना नई खबरें आ रही हैं। कभी सेना के वहां यूक्रेन की सीमा पर मौजूद होने की खबर है तो कभी सेना को वहां से हटाए जाने की खबर है। और ऐसी खबरों के बीच जो गहराती युद्ध की आशंका है उसके बीच सबसे बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है कि यूक्रेन की चाहत है नेटो का मेंबर बनना। वहीं रूस ये कतई नहीं चाहता है। तो इन सब के बीच अभी जो हालात बने हुए हैं वो किस तरह के हैं और उसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है। भारत क्या कदम उठा सकता है, चीन उस पूरे मसले में कितना सहयोगी है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रशांत दीक्षित जी। उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, जो स्थितियां बन रही हैं, बीते देखें तो 1 महीने 1.5 महीने से ऐसे हालात हैं कि अब युद्ध हो जाए और तब युद्ध हो जाए। और कई बार तो वो अल्टीमेटम और काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो पूरी स्थितियां बनी हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में, लगता है जैसे युद्ध के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं। लेकिन वास्तविक, चूंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका दृष्टिकोण इस पूरे नजरिए को लेकर क्या है? अभी तक ऐसा लगता था कि रूसी सेनाएं यूक्रेन के बॉर्डर पे 130 लाख के अंक बताए जा रहे हैं सेना की मात्रा के। यूक्रेन के बॉर्डर पे इसलिए खड़ी हो गई हैं, एक इशारा देने के लिए कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेटो में शामिल हुआ तो नेटो के अधिकार, उनके मिसाइल्स, उनके वेपन सिस्टम यूक्रेन में आ जाएंगे, जिससे कि रूस की सिक्योरिटी को धक्का लगेगा। इसके पहले क्या हुआ था कि जब रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, तब से यूक्रेन की आंखें खड़ी हुई थी। हम्म। अभी अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन में के पूर्वी भाग में जब रूस की सेनाएं आ गई, तो एक जगह है दोनबास, जहां पर एक इंसर्जेंसी मूवमेंट शुरू हो गया। और जो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, ये लोग यूक्रेन से छोड़ के बाहर आना चाहते थे। और इसी वक्त यूक्रेन ने पुकार लगाई कि उनको नेटो में शामिल करने में ही उनका अस्तित्व संभव है। और बात ज्यादा बढ़ गई। और सबसे जो अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि रूस ने अपनी सेनाएं रीलोकेट कर दी हैं। लेकिन ये खबर आधी परधी है और इससे पूरी बात खुलासा नहीं होती। जैसा कि मैं आपसे प्राइवेट डिस्कशंस में कह रहा था कि एक मुद्दा इसके साथ और जुड़ा है, और वो ये है कि एक गैस की पाइपलाइन डाल दी गई है, जो कि जर्मनी से रूस जाती है, यूक्रेन को बाईपास करते हुए। और जी। अब एक दूसरी पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि रूस में जाएगी। और इसमें मुख्यतः रूस से जो गैस आ रही है वो जर्मनी को सप्लाई की जाएगी। कुछ दिनों पहले आपको सुनने में आया होगा कि रूस ने यूक्रेन के गैस सप्लाई रोक दी थी, जी। और यूक्रेन में ऐसा तबाही का माहौल तैयार कर दिया गया था। यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन की जो जनता है वो इस बात से अनिश्चित है और इस डर में है कि ये अभी भी हो सकता है अगर रूस को रोका ना गया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम की जो पाइपलाइन जो जर्मनी से आ रही है वो अमेरिकन सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें रूस की तरफ से 41% गैस सप्लाई करी जाएगी इस पाइपलाइन से, जो कि जर्मनी, पोलैंड और रास्ते के एक दो और देशों को गैस सप्लाई करेगी। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि बनने जा रही है, ये बात और ज्यादा बढ़ेगी। जी। ये सुनने में आया है कि अमेरिका का उद्देश्य है कि जो गैस यूएसए से निकले वो इस पाइपलाइन में सप्लाई की जाए।
लेकिन एक स्ट्रेटेजिक फियर भी उनके दिल में है, जैसा कि मैं प्राइवेट डिस्कशंस में आपसे कह सका, जी। कि उनको ये डर है कि पुराने जो रिश्ते थे जर्मनी और रूस के, सालों पहले वो फिर से उभर के आने के आसार दिखते हैं उनको। और हम्म। और ये भी लग रहा है कि इस एक्शन से जर्मनी नेटो से बाहर हो जाएगा। तो आप समझ रही हैं, एक तरफ तो ये आर्थिक लड़ाई है और दूसरी तरफ एक सामरिक लड़ाई है, पर दोनों के मुद्दे जुड़ गए हैं और ये दिशा आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर इस वक्त उंगली रखना आपके और हमारे लिए संभव हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे जो समझदारी की बात है इस पूरे अध्याय में, और वो ये है कि कोई लड़ना नहीं चाहता, बट लड़ाई की भभकी दी जा रही है। ये क्योंकि ये ये बात तो बोलिए। कहा ही जा रहा है कि कूटनीतिक तरीके से अभी भी संभव है कि रास्ता खोजा जा सके। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं श्वेता, कूटनीति के अलावा कोई हमारे पास समाधान नहीं है। ये नहीं हम होते देख सकते कि रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुस जाएं और पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लें, संभव है। और न भी हम ये देखना चाहते हैं कि जो गैस पाइपलाइन डाली गई है जर्मनी से रूस, उसमें कोई खलल पड़े, क्योंकि ऐसी धमकी यूएसए ने दी है। अगर वो खलल पड़ गई तो यूरोपियन यूनियन की पूरी व्यवस्था में एक बड़ी दरार पड़ जाएगी, और वो दरार हमारे लिए उचित नहीं है। आप एक तरफ और जानती हैं कि रूस के इस अभियान में चीन उनको पूरा सपोर्ट दे रहा है। जी सर, और मैं इस चीन, पर आने वाली थी कि कई एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं इस जी, अ, पूरी लड़ाई में। उनका तो रुख आप क्या देखते हैं, जैसे चाइना है? श्वेता, एक जरूर मेजर प्लेयर है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड जब से हुआ, जिसमें हम भी शामिल हैं, भारतवर्ष शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए शामिल है। जी। इनकी मीटिंग अभी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, आपने के सोर्सेज से देखा होगा। जी सर। ये चीन इस मीटिंग के डेडली अगेंस्ट है, अगर ऐसे शब्दों का मैं उपयोग करूं। और इन लोगों को ये लगता है कि चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे मौके पर चीन चाहेगा कि ये जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस हैं, इनका ध्यान बट जाए और उस तरफ चला जाए। तो ये अजीब सी व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, कि एक तरफ तो रूस गई और उस तरफ चीन कह रहा है कि हम रूस के साथ है बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने खुलेआम रूस का साथ दिया, जी। भारतवर्ष ने एब्सटेन किया, क्योंकि भारतवर्ष के सामने एक अजीब सी दुविधा है। भारत का स्टैंड जो होगा बहुत ही एक पूरा खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है कि भारत किस ओर जाएगा। और ये कभी खुल के आएगा भी नहीं। भारत की सीमाएं हैं। भारत ऐसे 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 स्थान पे खड़ा है कि ना तो खुलेआम रूस की सपोर्ट कर सकता है और ना खुलेआम यूएसए को सपोर्ट कर सकता है। मुख्य कारण यह है कि दोनों से उसके रिश्ते हैं और उसके कई कारण हैं। रूस के साथ आपका वेपन सिस्टम्स, आपके जहाज, आपकी सब चीजें रूस से आती हैं। भारतवर्ष में का 60% असला बारूद, अगर इस शब्द का मैं उपयोग करूं, रूस से आता है। थोड़े दिन पहले ही हम फ्रांस के पास गए हैं और इजरायली के पास गए हैं, तो वो उसमें अड़चन नहीं डालना चाहता। लेकिन उसके ऊपर एक रिश्ता है रूस के साथ, और भारतवर्ष ये चाहता नहीं कि उस रिश्ते में कोई खलल पड़े। और उसी तरह पिछले कई सालों से एक यूएसए के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होती आ रही है। हम कभी भी पूरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं बने, लेकिन हमारी कॉमनैलिटी है स्ट्रेटेजिक इश्यूज में, यूके के साथ में और यूएसए के साथ में। क्योंकि
जब से चीन का वो रुख देखने को मिला साउथ चाइना सी में, और जब से चीन ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने से मना कर दिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को दबाने लगा, तब से ये बात उभर के आई कि चीन और के इस मुद्दे को रास्ता दिखाने का एक ही तरीका है कि 3-4 देश शामिल हो और रूल रूल वाइज एग्जिस्टेंस की बात उठाई गई, कायदे कानून से बात हो और ये भेड़चाल और मसल के द्वारा काम न किया जाए। इसीलिए यूके के साथ हम और ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हुए क्वाड। इसके बारे में मेरा ये कहने का उद्देश्य था कि कई तरफ से कई चीजें जुड़ गई हैं। देखने से तो ये लगता है कि ये काफी कठिनाई देंगी, और ये भी लगता है कि शायद हमें कुछ वॉर लाइक सिचुएशन झेलनी पड़े। लेकिन मैं एक बात समझ गया हूं, संसार जो है आर्थिक नीतियों से ज्यादा चलने लगा है और सामरिक नीतियों में कमी होती जा रही है, कई सालों से देख रहे हैं। कोई देश आसानी से गोली नहीं चलाना चाहता, तो ये होगा ये एक तो शायद ये नॉर्थ स्ट्रीम की जो बात है, शायद अमेरिकी गैस का भी उसमें प्राविधान किया जाए, अमेरिकी भी अपनी गैस सप्लाई कर सके उस पाइपलाइन के द्वारा, और शायद जर्मनी को समझाया जाए कि अपना रास्ता इस तरह से ना बदले। यह भी हो सकता है कि यूक्रेन से कह दिया जाए कि नेटो में शामिल होने की अभी कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपके अस्तित्व में खतरा है तो हमें बताइए। तो क्या होगा कि सारे जो देश हैं टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे, मेरा ये व्यू है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक बयान ये भी आया है कि ये एक लगता है ख्वाब ही रह जाएगा, और वैसे भी इस मुद्दे पर नेटो मेंबरशिप के लिए शायद वो जनमत संग्रह कराने पर भी विचार कर रहे हैं। तो कितना इससे फायदा मिलेगा यूक्रेन को? इस जनमत संग्रह पर डिपेंड करेगा, या फिर वो पूरा पूरा अमेरिका और ये रशिया पर डिपेंड करेगा कि नेटो मेंबरशिप मिले या ना मिले? देखिए, आपने ठीक कहा, इन दोनों का योगदान है ये निश्चय करने में कि यूक्रेन नेटो में मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि रूस नहीं चाहता है, बट यूरोपियन यूनियन चाहती है, यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि उसकी सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता हो और उस पर कोई आंच ना आए। लेकिन इसको रोकने के लिए रूस भपकी दे सकता है। एक तो ये कहने सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन के पूर्वी भाग से वो एक रोड निकाल के क्राइमिया में चला जाएगा। अभी तक क्राइमिया जाने का रोड से कोई रास्ता नहीं था, आपको शिप से जाना पड़ता था। क्राइमिया को कब्जा करने के बाद यूक्रेन को बड़ा धक्का लगा है। क्राइमिया का एक पोर्ट ओडेसा यूक्रेन का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिस वो अब रूस के कब्जे में है। ब्लैक सी, पर्ल ऑफ ब्लैक सी कहलाता है। तो अब इस अवस्था में ये निश्चय कौन करेगा कि यूक्रेन की कितनी मदद की जाए और कैसे की जाए। यूक्रेन एक बात और उठा रहा है कि अगर ये पाइपलाइन आपने बना दी तो यूक्रेन की गैस की टोटी रूस बंद कर देगा। ये हो चुका है। एक आपने पढ़ा होगा, आज से 2 साल पहले हुआ था ये। जी जी जी। तो कहने का अर्थ है कि इस वक्त हम सिर्फ आशावादी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन सब लोग सबसे बात कर रहे हैं। बाइडेन शॉर्ट नोटिस पे पुतिन से घंटों घंटों बात करते हैं। जर्मनी के चांसलर अभी पुतिन से मिल के आए हैं मॉस्को में। आपने वो तस्वीर देखी होगी, एक बड़ी टेबल के 2 सिरों में 2 बैठे थे जी। फ्रेंच प्रेसिडेंट इस बात पर रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन टूट जाए, और कोई नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और अगर रूस को कोई समझाने का तरीका नहीं आया तो शायद दूसरे तरीके इनको अपनाने लगे। लेकिन इस बात पर कोई खुलासा चीज आपके सामने उभर के नहीं आ रही है। मेरा तो ये व्यू है।
बताइए। एक थ्योरी तो ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा, तो सेना तो नेटो को अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन बिना नेटो को बताए अमेरिकी सेना वहां से पलायन कर गई। तो ये एक जो छवि है नेटो की, उसको विश्व स्तर पर सुधारने की एक कोशिश है जो कि यूएसए कर रही है। इस थ्योरी में कितना दम है? एक बात बता सकता, खुलासा करना चाहूंगा। सी, अमेरिका छोड़ने पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से पिछली 3 प्रेसिडेंसी से प्रेशर पड़ रहा था, और बाइडेन के इलेक्शन होने के बाद उसके पास और कोई व्यवधान नहीं था अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलने का। उन्हें जाना ही था। अब विवाद की बात यह है कि जाना 6 महीने बाद था या 1 महीने बाद था। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह निश्चय किया कि अब हम तुरंत छोड़ के चले आएंगे, वो चले गए। मेरे दृष्टिकोण से यह समझदारी का रास्ता था। लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं, नेटो इस एक्शन से कमजोर पड़ गई, क्योंकि अगर नेटो में यूएसए नहीं है तो नेटो कुछ नहीं है। नेटो राइट। में जो जहाज उड़ते हैं वो अमेरिकन के जहाज हैं, F-16 हैं, और अब शायद F-35 भी लाए गए हैं नेटो फोर्सेस में। और जो ऑपरेशन कंपैटिबिलिटी है वो अमेरिकन तरीके से बन के आई है। अमेरिका मेजर प्लेयर है नेटो में। तो मैं आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक तरीका अपनाया गया है नेटो को सांत्वना देने का कि हम सब साथ हैं। लेकिन अगर जर्मनी ने ये कदम उठाया कि वो रूस के साथ वो गैस सप्लाई में शामिल हुई, तो ये लोगों की विचारधारा है कि जर्मनी धीरे धीरे रूस के पास होता जाएगा, उनके रिश्तों में बदलाव होगा। और अभी तक जो कोल्ड वॉर की रिलेशनशिप चली जा रही थी श्वेता, वो जी। शायद हट जाए। तो ये यूरोप का बदलाव है। एक बात मैं बताऊं, संसार के इतिहास में यूरोपियन पावर्स एक दूसरे से तो लड़ती नहीं। जब 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 उनके ऊपर आंच आई तो सब शामिल हो गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी के अगेंस्ट शामिल हो गए थे। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जर्मन फोर्सेस जब रूस में घुसी थी तो उनका बिल्कुल विनाश हो गया था। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई है। जी। जी। तो अब मेरा ये व्यू है कि पूरे इतिहास से इन लोगों ने कितना सीखा है और उस सीख में से क्या निकालना चाहते हैं, यह इनकी नेताओं की बुद्धिमत्ता और सिगासिटी पर निर्भर करेगा। वक्त दिखाएगा। और बताइए। तो जैसे 20,000 छात्र करीब अभी वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन में, और स्थिति ऐसी है कि उनको भारत सरकार ने भी कह दिया, यहाँ यूएसए ने भी कह दिया है कि जो वहां के सिटीजन हैं वो अपने वतन वापस लौटे। ऐसे में अभी छात्रों के बीच बड़ी असमंजस की स्थिति है। भारत सरकार के मन में भी मुझे लगता है कि बहुत ही असमंजस की स्थिति है, मतलब बहुत कुछ क्लियर नहीं है कि क्या करेंगे। लेकिन अगर हालात युद्ध के बनते हैं तो भारत को क्या करना चाहिए? मैं बताऊं, रूस ने, अमेरिका ने ये जो कहानी फैलाई है कि रूसी सेनाएं किसी क्षण यूक्रेन में घुस सकती हैं, ये सुनने में आ रहा है कि ये अमेरिकी कूटनीति का तरीका है। रूस की सेनाएं बैठी हैं बॉर्डर पे और 1 इंच आगे नहीं बढ़ी हैं, और बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रही हैं दिखाने के लिए। अभी तक उनकी तस्वीरें जो आई हैं, उनके जो योद्धा सैनिक हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये कहानी जो है वो यूएस की तरफ से एक कूटनीतिक पासा खेला गया है। अगर भारतवर्ष चाहे कि अपने सिटीजन्स को वहां से लाना चाहता है तो कोई मुश्किल नहीं। अभी जब अफगानिस्तान में ऐसी अवस्था आई थी तो हमारे हवाई जहाज जाके हमारे लोगों को ले आए थे। एयरफोर्स के जहाज गए थे, एयर इंडिया के जहाज गए थे, आपने देखा था। जी। तो अगर आप यूक्रेन से अपने लोगों को निकालना चाहते हैं तो आपकी एम्बेसी है वहां पे, आपके जहाज जाके सबको ले आ सकते हैं। यही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो उनके रूस मदद करेगा उनको आने में। अब जो हमारे रिश्ते हैं रूस के साथ वो काम आएंगे। तो मैं ये कहता हूं, इसीलिए भारत सरकार
का जो आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं असमंजस, ये असमंजस नहीं है, ये इनकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि अगर जरूरत पड़ी और हम इस मोड़ पे पहुंचे कि हमारे लोगों को लाना है तो हम ले आएंगे। एक बात वो मुझे कभी कभी ये लगने लगी है कि जैसी सिचुएशन डेवलप हुई है और अगर हम उसमें चीन को भी जोड़ लें तो ऐसी अवस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम क्षण में हुई थी, जब एक सारे देशों में एक विभाजन हो गया था और कुछ लोग जर्मनी के साथ थे, जैसे कि जापान जर्मनी के साथ में था और कुछ लोग वेस्टर्न पावर्स के साथ में थे, और जर्मनी बड़ी मात्रा में बैठा हुआ था फ्रांस में और अदर नेदरलैंड्स में जगह जगह, और उसे कोई समाधान पाने के लिए बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ। हिरोशिमा वहीं से निकला था, जी जी जी। नागासाकी का बम वहीं से गिरा था। कोई संसार में कोई देश ये अवस्था नहीं लाना चाहता, ये जानते हुए कि रूस और अमेरिका न्यूक्लियर पावर्स हैं, फ्रांस न्यूक्लियर पावर है और यूके न्यूक्लियर पावर है, ये नेटो के मेंबर्स हैं सबके सब। हम्म। ये तो सब हम सब जो है अचंभे में हैं, हम में से कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आशा से हम अपने अगले कदम बढ़ा रहे हैं कोई भी देश आंख मूंद के ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे चिंगारी लग जाए। समझी श्वेता? जी 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 सर। बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके। मच।